हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो रिडॉक्स रिएक्शन का ये सीरीज आप देख रहे हैं, इसमें लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो सहसंयोजक अणु या सहसंयोजक यौगिक हैं उसमें हम किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। आप बहुत आसानी से इस प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा उसको आप हिट कर पाएंगे। इस एपिसोड में जो ऑक्सीकरण अंग से संबंधित कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको यहां पर बताता हुआ दिख रहा हूं। तो देखिए जरा, जैसे ये बहुत ही फेमस है, देखिए H2SO5, जैसे हमने H2SO4 पढ़ा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO5 इसको हम बोलते हैं कैरोज अम्ल, कैरोज एसिड। ये देखिए बच्चों, जो H2SO5 है, अगर आप सल्फर के ऊपर यहां पे ऑक्सीकरण अंक निकालना चाहें तो देखिए X ऑक्सीजन 5 इंटू -2 और हाइड्रोजन 2 इंटू +1 और इज इक्वल टू 0। तो +2 + X -10 इज इक्वल टू 0, तो X +8 आ जाएगा। ये सल्फर का रॉन्ग ऑक्सीकरण अंक है। अब ये रॉन्ग क्यों हो गया? हमने ऐसी क्या यहां पर मिस्टेक कर दी है जिसके कारण कि ये रॉन्ग आंसर आ रहा है? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले H2SO5 का संरचना सूत्र देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये है H2SO5। ये देखिए बच्चों, H2 और SO5, इसको हम ऐसे मेंशन कर देते हैं यहां पे 1 2 3 4 और ये 5 5th ऑक्सीजन। ये देखिए H2SO5। यहां पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य एक सहसंयोजक बंध है, इसको कहते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। तो देखिए, यही यहां गलती हो गई। हमने सारे ऑक्सीजन को नॉर्मल ऑक्साइड मान लिया, -2 प्रदान कर दिया, जबकि जो 2 ऑक्सीजन है उनको तो -1 मिलेगा। अब देखिए, जो अपन अभी थ्योरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर समान परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध होता है तो कितना आवेश मिलता है? 0। बिल्कुल सही, यहां 0, यहां 0। लेकिन यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य भी तो सहसंयोजक बंध है, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है, ऑक्सीजन को -1, हाइड्रोजन को +1। ऐसे ही यहां पर भी ये देखिए, ऑक्सीजन को -1, सल्फर को +1। यहां 2 सहसंयोजक बंध हैं तो सल्फर को +2, ऑक्सीजन -2। ऐसे यहां सल्फर +2, ऑक्सीजन -2। ये देखिए, और ऑक्सीजन फिर वही, ऑक्सीजन सल्फर के मध्य, तो ऑक्सीजन अधिक विद्युतरणीय है, -1, सल्फर को +1, और यहां ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन को +1। तो अब देखिए, अब आपका आंसर सही आ रहा है। सल्फर पर कुल आवेश +6 है। तो यहां सल्फर पर कुल आवेश +6 है, ठीक है। और क्योंकि यहां परऑक्साइड बॉन्ड है, अतः जो H2SO5 है को यह भी बोला जाता है, देखिए, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। कैरोज हम तो बोलते ही हैं, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल, यह भी नाम दिया गया है इसको। तो आप बेटर होगा कि अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते, H2SO3O2, क्योंकि यहां 3 ऑक्सीजन तो सामान्य ऑक्साइड बना रहे हैं।
और 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड बना रहे हैं। इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए निकाल के, तो आंसर आपका सही आएगा। X हाइड्रोजन 2 इंटू +1, ऑक्सीजन 3 इंटू -2 और ऑक्सीजन 2 इंटू -1, ये देखिए, और इज इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों, तो यहां से जो X का मान है वो आपको +6 मिलेगा। ये सल्फर का ऑक्सीकरण अंक अथवा ऑक्सीकरण अवस्था है। ये सही आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? तो है ना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी जगह जैसे ऑल्टरनेटिवली अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करके आपको ये एग्जाम में मिलता, ये देखिए H2SO5 है, इसमें हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2, तो SO5 पर -2, ये देखिए, तो इसको हम बोल सकते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरेट आयन, है ना। ये ऐसे मिल सकता है SO5 -2। अब आप सोचेंगे कि SO4 -2 तो सुना था सल्फेट आयन, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, तो ये क्या है? ये कैरोज अम्ल का आयन है, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरेट आयन। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? तो इसको मेंशन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट अपवाद देखते हैं। देखिए बच्चों, जो इसी के अंदर दूसरा अपवाद है उसको अब मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने कैरोज अम्ल या कैरोज एसिड को देखा, ये उन्हीं के हम भाई साहब मान सकते हैं, बड़े भाई, H2S2O8। इनको इसलिए नाम दिया गया मार्शल एसिड। मार्शल जैसे हैं, बड़े भाई साहब हैं, इसलिए मार्शल अम्ल या मार्शल एसिड के नाम से फेमस हैं। अगर मैं यहां पे सल्फर के ऊपर आवेश निकालना चाहता हूं, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? सल्फर, क्योंकि 2 सल्फर हैं तो 2x मान लिया, हाइड्रोजन 2 इंटू +1 और 8 ऑक्सीजन है तो 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये हो गया +2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +14, x इज इक्वल टू +7। ये देखिए, लेकिन ये फिर गलत ऑक्सीकरण अंक आ गया सल्फर का। देखो बच्चों, अब हमने यहां पे क्या गलती कर दी है? सेम जो अभी हमने कैरोज अम्ल में करी है ना, बिल्कुल वही यहां पर भी गलती करी है। हमने सारे ऑक्सीजन को सामान्य ऑक्साइड मान लिया। अब देखिए, इसके लिए फिर इसका संरचना सूत्र देखना पड़ेगा। जैसा मैंने कैरोज अम्ल में बताया, ये S डबल बॉन्ड O OH और OO, ये देखिए, ये तो परऑक्साइड बॉन्ड है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। अब इसमें जो H लगा हुआ था कैरोज अम्ल में, उसको हटाकर मैं यहां पे कुछ ऐसा कर दिया हूं। ये देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, तो H2S2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 O8। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक परऑक्साइड बंद है और इसलिए H2S2O8 को, जैसे हमने कैरोज अम्ल को लिखा था परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, एक सल्फर था, यहां पे हम लिख सकते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये याद रहेगा सभी बच्चों को। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि H2S2O8 में 6 तो सामान्य ऑक्सीजन है और 2 परऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है। तो देखिए, बेटर होगा ऐसे लिखना, H2S2O6O2। अब आपको सही आंसर मिलेगा। ये 2x, ये 2 इंटू +1, ये 6 इंटू -2 और ये 2 इंटू -1, क्योंकि जो ऑक्सीजन परऑक्साइड वाली हैं उनको हम -1 ऑक्सीकरण अंक देंगे, तो 0 के बराबर है इन सभी का योग। तो +2 + 2x -12 -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये देखिए 2x की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया आपका
+12 और x की वैल्यू कितनी आ गई +6। ये देखिए ये आंसर है। तो ये प्रति सल्फर परमाणु ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है सभी को। अब जैसे आपको मैंने कैरोस अम्ल में बताया था, ऐसे भी आपको आयन मिल सकता है इसका। देखिए ऑल्टरनेटिवली H2S2O8, 2 हाइड्रोजन है तो ये 2H+1 है ना, और प्लस S2O8-2, ये देखिए। तो आपको ये भी आयन मिल सकता है। अच्छा, H2S2O8 इसकी जगह जैसे आपको यहां पर मिल गया ऐसे K2S2O8, इसमें सल्फर पर आवेश निकालिए, तो हम जहां पर हाइड्रोजन लगाएं उसकी जगह ये क्षारीय धातु लगा देंगे, या इसकी जगह आपको ऐसे मिल सकता है Na2S2O8। ये देखिए बच्चों, तो S2O8 ये इंपॉर्टेंट है जो मुझे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहां पे दूसरा एक अपवाद देखा। अपवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जो सोच रहे थे कि सामान्य ऑक्सीजन है सारी, लेकिन सारी ऑक्सीजन यहां पे सामान्य नहीं है। चलिए तीसरा अपवाद देखते हैं, पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है CrO5, इसको हम क्रोमियम परऑक्साइड भी बोलते हैं। 5 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहां पे क्रोमियम के ऊपर आवेश निकालना चाहता हूं तो x + 5 × -2 = 0, तो यहां से x का जो मान है वो तो +10 आ जाएगा। ये फिर रॉन्ग है। क्रोमियम परमाणु का गलत ऑक्सीकरण अंक। तो यहां पे भी हमने वही सेम मिस्टेक किया है। देखिए ऑल्टरनेटिवली इसका जो संरचना सूत्र है वो कुछ ऐसे होता है। देखिए ये है CrO5। जैसे आपने बटरफ्लाई या तितली देखी होगी, इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अथवा तितली नुमा संरचना। ये देखिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 परऑक्साइड बॉन्ड हैं और यहां 2 परऑक्साइड बंद हैं। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा। ठीक है, अतः 4 ऑक्सीजन पर -1 आवेश होगा। तो ये यहां पे महत्वपूर्ण था बच्चों। तो इसको मैं बेटर होगा कि ऐसे लिखूंगा CrO4O, और अब मैं क्रोमियम पर आवेश निकालूंगा तो X ये 4 × -1, ये 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड है और 1 ऑक्सीजन सामान्य ऑक्साइड है। ऐसे हम जब आगे अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P ब्लॉक फैमिली पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ और ऐसे अलग अलग यौगिकों की अम्लों की बातें करते हैं जिसमें परऑक्साइड बंधन होता है। तो देखिए यहां से आपको X का मान मिल जाएगा +6। ये सही है, ये सही ऑक्सीकरण अंक है। क्रोमियम का, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसको हम क्रोमियम परऑक्साइड बोल सकते हैं या फिर क्रोमियम 6 परऑक्साइड, मतलब क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक 6 है। क्रोमियम
रोमन नंबर में ऑक्सीकरण लिखा जाता है सामान्यतः, ये देखिए क्रोमियम 6 और परऑक्साइड। तो आगे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, संकुल यौगिकों में हम इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण भी करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक देखते हैं, पहले इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ब्लीचिंग हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ब्लीच करने के लिए यूज होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब अगर आपसे यहां पे पूछा जाए कि बताइए क्लोरीन पर कितना आवेश है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है तो +2, ऑक्सीजन -2, ठीक है, और क्लोरीन ये 2x = 0। ये देखिए, तो यहां पे जो 2x है उसका मान तो 0 आ जाएगा, देयरफॉर x का मान 0 आ गया। इसका मतलब क्योंकि 2 क्लोरीन है तो औसत जो है ना, ये प्रति क्लोरीन परमाणु ऑक्सीकरण अंक आ गया। इसको हम ये भी बोल सकते हैं औसत ऑक्सीकरण अंक। क्लोरीन का, ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आप देखिए इसकी जगह अगर मैं इसका संरचना सूत्र लिखता तो उससे प्रति क्लोरीन भी मैं बहुत आसानी से पता कर पाऊंगा कि दोनों जो क्लोरीन यहां पर दे रखे हैं उसमें हर क्लोरीन पर कितना आवेश है। तो देखिए CaOCl2 कुछ ऐसा होता है, ये देखिए। अच्छा, हम जो फॉन्सल ब्रिक्सी पढ़ के आए हैं उसमें ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणीय है क्लोरीन से, तो और एक सह संयोजक बंध दिख रहा है, तो देखिए O पर -1, क्लोरीन पर +1, और ये क्लोरीन कैल्शियम से, मतलब क्षारीय मृदा धातु से जुड़ा हुआ है ना, और यहां ऑक्सीजन कैल्शियम से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली फॉन्सल ब्रिक्सी में कैल्शियम तो कहीं पर भी नहीं था, तो कैल्शियम तो ऑक्सीजन से भी कम विद्युत ऋणीय है और क्लोरीन से भी कम विद्युत ऋणीय है। तो पहले तो ऑक्सीजन जो कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन को -1, कैल्शियम को +1, और ऐसे ही क्लोरीन और कैल्शियम के बीच में जो सह संयोजक बंध है, तो क्लोरीन को -1, कैल्शियम को +1। तो देखिए कैल्शियम पर +2 आ गया, ऑक्सीजन पर -2, एक क्लोरीन पर +1, दूसरे क्लोरीन पर -1। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, अतः ब्लीचिंग पाउडर में दो अलग अलग क्लोरीन हैं, जिसमें से एक क्लोरीन पर +1 आवेश तथा दूसरे क्लोरीन पर -1 आवेश उपस्थित होता है। तो यह महत्वपूर्ण था यहां पे बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो ऑक्सीकरण अंक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, ये जितने भी एपिसोड्स अभी तक हमने देखे हैं, उन सभी में आपको समझ में आ गया है कि ऑक्सीकरण अंक से रिलेटेड मुझे क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां रखनी चाहिए, जिससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। समझ रहे हैं बच्चों? तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगले जो एपिसोड में अब आप देखने जा रहे हो मेरे, वो ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है,
ये मैं आपको बताता हुआ दिखूंगा। तो हमारा जो चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, तो मैंने आपको जो मेरा सबसे पहला एपिसोड था उसमें मैंने लिखा था कि हम ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीकरण अंक के आधार पर समझाते हैं। तो हमने सबसे पहले ये क्लियर कर लिया कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है और उनसे संबंधित किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है ना बच्चों? तो अगले एपिसोड में तैयार रहिएगा ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचायक को समझने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। ये ढंग से नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स।